हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मीनाक्षी मुखर्जी के फेमस ऐसे द एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में मीनाक्षी मुखर्जी ने बताया है कि कैसे जो इंडियन राइटर्स होते हैं उन्हें इंडियन होने की वजह से क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी या परेशानी। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो ऐसे था ये पहली बार पब्लिश हुआ था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1993 में। और इसका पूरा टाइटल था द एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस आवर नॉवेल्स इन इंग्लिश। और बाद में ये एक बुक में भी आया था ऐसे। उस बुक का नाम था द पेरिशेबल एम्पायर एसेज ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी। तो ये जो ऐसे है वो हमें बता रहा है इट सम्स अप एन इम्पोर्टेंट एंड इंट्रिग्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल मेकओवर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है ये ऐसे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर, खास तौर पे तब जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर चले गए। ब्रिटिशर्स ने हमें जब आजाद कर दिया तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब हुआ कॉलोनाइज होने के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है वो कैसी हो गई, इसके बारे में बताया गया है। इट फॉर्म्स अ लॉजिकल एंड डीपली एनालाइज्ड आंसर रिलेटिंग टू द आर्ग्यूमेंट एज टू शुड इंडियन राइटर्स कम ऑफ एज एंड गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल हैंगओवर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या इंडियन राइटर्स को अपना ये जो कॉलोनियल हैंगओवर है, यानी कैसे वो कॉलोनाइज थे ब्रिटिशर्स द्वारा, ये सब चीजें उन्हें छोड़ देनी चाहिए और अपने वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, यानी कि जो हमारे देश की भाषाएं हैं उसमें लिखना चालू कर देना चाहिए, या फिर दे शुड कंटिन्यू टू राइट इन द क्वींस लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। तो क्या राइटर्स को वर्नाक्यूलर अपने ही देश के लैंग्वेज में लिखना चाहिए या उन्हें इंग्लिश में लिखना कंटिन्यू करना चाहिए, एंड देयर बाय फोर्ज अ न्यू आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया है कि क्या राइटर्स को इंग्लिश में लिखकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान बनानी चाहिए या वर्नाक्युलर लैंग्वेज अपने देश के लैंग्वेजेस में लिखना चाहिए, और शुड दे फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ इंग्लिश, या वो अपनी ही खुद की एक इंग्लिश का आविष्कार कर लें, एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो उनके कल्चर से मिलती जुलती होगी, कल्चर से आइडेंटिफाइबल होगी। ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब चले हम लोग समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो ऐसे है इसे 6 सेक्शंस 6 पार्ट्स में बांटा गया है। और जो राइटर हैं वो ऐसे की शुरुआत करती हैं राजा राव के फॉरवर्ड के बारे में बात करके, जो उन्होंने कंथापुरा अपनी नॉवेल में जो फॉरवर्ड दिया था राजा राव में, उसके बारे में यहाँ पर राइटर बात करती हैं। तो ये कंथापुरा जो नॉवेल थी 1938 की नॉवेल है राजा राव की, जब वो पेरिस में थे। तो उस फॉरवर्ड में जो राजा राव हैं वो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। राव एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वो बताते हैं कि कैसे लैंग्वेज और कल्चर के बीच में हमेशा से एक युद्ध है, एक युद्ध चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। द कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ कन्वेइंग द मिथ्स, लेजेंड्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ए कंट्री इन अ लैंग्वेज दैट इज एक्वायर्ड बाय अस बट नॉट इनहेरिटेड। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये लड़ाई है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो लेजेंड्स हैं, ये जो मिथ्स हैं, ये जो मान्यताएं हैं, कल्चर है, ये हमारे देश का है और हम उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज में जो हमारे देश की है ही नहीं, जो बस हमने एक्वायर की है, इनहेरिट नहीं की है। यानी कि हम उसे इंग्लिश में पेश करना चाहते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज सूट्स अवर इंटेलेक्ट बट नॉट अवर इमोशंस। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे इंटेलिजेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे इमोशंस को वो दर्शा नहीं पाती ठीक से। Therefore, writing a regional novel in that language and then finding an international audience for it is a difficult task. इसीलिए अगर उस नॉवेल को हम लोग रीजनल लैंग्वेज में लिख दें, यानी कि अपने देश की किसी भाषा में, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु वगैरह में, और फिर अगर हम ये सोचे कि इंटरनेशनल ऑडियंस उसे पढ़ेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इसीलिए राइटर्स मजबूर हो जाते हैं अपने देश के कल्चर को इंग्लिश में प्रेजेंट करने के लिए, और वो इंग्लिश में चीजें इसीलिए लिख देते हैं। इसके बाद ऐसे के अगले सेक्शन में मीनाक्षी मुखर्जी बताती हैं कि कैसे इंडिया का जो इंग्लिश लिटरेचर है वो बाकी के रीजनल लिटरेचर से अलग है। क्योंकि जब एक राइटर रीजनल लैंग्वेजेस में लिखता है, जैसे बंगाली, हिंदी, मराठी या किसी दूसरी अन्य भाषा में लिखता है जो इंडिया की ही है, दैट राइटर डज नॉट कैरी द बर्डन ऑफ कल्चर। उस राइटर के ऊपर बर्डन नहीं होता है कल्चर का या ट्रेडिशन का, इसीलिए क्योंकि वो तो अपने ही देश की भाषा में लिख रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। इसीलिए
लेकिन जब कोई राइटर इंग्लिश में उसी कल्चर को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक एक तरह का बर्डन आ जाता है। दिस इज बिकॉज इन द फॉर्मर केस द राइटर एड्रेसेस एन ऑडियंस विच इज नॉट ओनली लिंग्विस्टिकली बट कल्चरली यूनिफाइड। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कोई राइटर फॉर्मर केस यानी जब वो अपने देश के लैंग्वेज में लिखता है तब वो कल्चरली यूनिफाइड है, सभी लोग उस भाषा को जानते हैं और पहचानते हैं, यूनाइटेड महसूस करते हैं जो ऑडियंस है, इसीलिए उस राइटर के ऊपर बर्डन नहीं होता। देयर इज ऑल्सो द नैगिंग क्वेश्चन। इसके अलावा जो समाज है वो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम क्यों ऐसी भाषा में लिखें जो उनकी है, जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे यानी ब्रिटिशर्स की है, उस भाषा में हम क्यों लिखें? डज इट मीन दैट फॉर सम पीपल लॉयल्टी टू इंग्लैंड एंड हर लैंग्वेज सुपरसीड वंस पेट्रियोटिक फीलिंग्स? क्या इसलिए हम इंग्लिश में लिखें क्योंकि हम इंग्लैंड के प्रति ज्यादा लॉयल हैं, अपने देश के प्रति नहीं? और डज इट इम्प्लाई दैट दीज राइटर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन अर्निंग फेम एंड मनी? या इसलिए कुछ राइटर्स इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि उन्हें और ज्यादा फेम चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए इंटरनेशनल ऑडियंस से? तो यहाँ पे मीनाक्षी मुखर्जी काउंटर आर्ग्यू करती हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग पैसे या फेम की वजह से इंग्लिश में लिख रहे हैं, बल्कि इसलिए बिकॉज दे हैव देयर लिटरेरी कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश में उनका कॉम्पिटेंस है, इंग्लिश को अच्छी तरीके से वो लिखना पढ़ना जानते हैं और इसीलिए वो इंग्लिश में लिखते हैं, फिर चाहे उनकी मदर टंग कुछ भी हो। और इस चीज का एग्जाम्पल देते हुए वो बहुत सारे ऐसे राइटर्स के बारे में बता रही हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे मुल्कराज आनंद, भवानी भट्टाचार्य, कमला मार्कंडे एंड अदर्स हैव यूज्ड इंग्लिश एज अ मोड ऑफ राइटिंग। इन सभी राइटर्स ने इंग्लिश का उपयोग किया है लिखने के लिए। बाय डूइंग सो दीज राइटर्स वर एबल टू पॉइंट आउट द कल्चरल डेफिशिएंसीज। और ऐसा करके इन राइटर्स ने हमारे देश में जो हमारे कल्चर में जो कमियां है, डेफिशिएंसीज है, उनको भी पॉइंट आउट किया है, जिस वजह से हमारे ही देश में एक डिसयूनिटी आती है, जैसे कि क्लास या कास्ट की इनइक्वालिटीज या रिलीजियस चार्लाटनिज्म, यानी कि जो पाखंड है रिलीजन में, एन अनएंडेड सफरिंग ऑफ द इंडियन वुमेन, और जो इंडियन वुमेन है वो कैसे प्रताड़ित होती है हमारे देश में, इन सभी चीजों को इन राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर दिखाया है। Thus, Indian English writers have for long been trying to unify the country into a linguistic homogeneity। और इस तरीके से इंग्लिश राइटर्स जो हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर्स, वो सभी को यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन 3 में जो राइटर हैं वो कारण बताती हैं, रीजंस बताती हैं कि क्यों हमारे देश में इंग्लिश राइटर्स कम हैं या इंग्लिश राइटिंग डेवलप नहीं हो पाई, वो अभी भी नेसेंट है यानी कि अंडर डेवलप्ड है। इसीलिए बिकॉज इंग्लिश इन इंडिया फ्रॉम द डेज ऑफ कॉलोनियल रूल हैज रिमेन्ड अ लैंग्वेज ऑफ पावर एंड ऑफिशियलडम। क्योंकि सभी लोग ये समझते हैं कि ये जो इंग्लिश है वो कोलोनाइजर्स की, ब्रिटिशर्स की भाषा है, पावर की भाषा है और आम जनता के लिए नहीं है। ओनली मिनिस्क्यूल यानी बहुत कम लोग हैं हमारे देश की जनता में से जो इसे इंग्लिश को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज करते हैं। The emergence of globalization and the MNC culture has led to continuous use of the language। तो हमारे देश में जब ये MNCs आ गई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब जाके इंग्लिश का प्रचार और प्रभाव बढ़ा। लेकिन फिर भी ये मदर टंग को रिप्लेस नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है हमारे देश में। कॉन्सिक्वेंटली दोज यंगर इंडियन राइटर्स हैव टू रिलाई अपॉन देयर लिंकेज विद द नेशंस ग्रेटर कल्चरल इश्यूज। और हमारे देश के जो यंग इंडियन राइटर्स हैं उन्हें अपने देश के कल्चरल इशू पर निर्भर करना पड़ता है जब भी वो कुछ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। और इस तरह के कल्चरल इश्यूज को रिप्रेजेंट करने वाले राइटर्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं, जैसे झुम्पा लाहिरी, अनीता देसाई, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी वगैरह। इसके बाद फिर ऐसे के सेक्शन 4 में मुखर्जी बताती हैं कि कैसे अब धीरे धीरे इंडिया में जो नॉवल है, इंग्लिश नॉवेल्स, वो पॉपुलर हो रही हैं जो कि इंडियन राइटर्स ने लिखी है। इसका बेस्ट एग्जांपल वो सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन देती हैं कि कैसे ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और इस नॉवेल ने दिखा दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश या अमेरिकन के लिए नहीं है, वो इंडियंस के लिए भी हो सकती है। इसके बाद सेक्शन 5 में जो राइटर हैं वो बताती हैं कि कैसे जो जो राइटर्स नॉन वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करते हैं यानी वेस्टर्न नहीं है, उन्होंने भी इंटरनेशनल फील्ड में, इंटरनेशनल एरेना में अपना नाम बनाया है, फिर चाहे वो अफ्रीकन हो, एशियन हो या लैटिन अमेरिकन नॉवलिस्ट हो।
और इन लोगों को पोस्ट कॉलोनियल्स कहा जाता है। और ये अपनी राइटिंग में कॉलोनियलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जब ब्रिटिशर्स ने उनके देशों पर राज किया तो उनके साथ क्या-क्या हुआ, और इसीलिए वो कॉलोनियलिज्म को एज़ अ मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। सच अ थीम प्रूव्स यूज़फुल इन ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ मॉडर्निटी इन दीज़ वेस्टर्न कल्चर्स। और इस थीम की वजह से हम जान पाते हैं कि कैसे उन देशों में मॉडर्निटी आई। कॉन्सिक्वेंटली इट ऑल्सो गिव्स राइज टू कल्चरल हाइब्रिडिटी। इसके अलावा हम ये भी समझ पाते हैं कि कैसे इन देशों में कल्चरल हाइब्रिडिटी आ गई है, यानी ये अपने कल्चर को फॉलो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वेस्टर्न भी बन गए हैं। दस दीज राइटिंग्स आर रिप्लीट विद द आइडिया ऑफ रूटलेसनेस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से इन राइटर्स की राइटिंग में हम डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन जैसी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर ऐसे के लास्ट सेक्शन में जो राइटर हैं वो डिस्कस कर रही हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू द यंगर जनरेशन। तो कैसे ये जो एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस है, ये हमारे देश के जो पुराने राइटर्स थे उनके लिए ये चीज़ अलग थी, और आज के जो यंग राइटर्स हैं उनके लिए ये अलग थी। तो वो कहती हैं कि जो ओल्ड जनरेशन के राइटर्स थे जैसे आनंद, राजाराव और नारायण, ये लोग इस चीज़ को अलग तरीके से अनुभव करते थे, और आज के जो राइटर्स हैं जैसे उपमन्यु चटर्जी, शशि थरूर, अमिताभ घोष और विक्रम सेठ, ये इस चीज़ को अलग ढंग से महसूस करते हैं। व्हाइल द फॉर्मर यानी कि जो पहले के राइटर्स थे अटेम्प्टेड टू कम आउट ऑफ देयर रूटेड इंडियननेस, ये अपनी इंडियननेस से बाहर आकर अपने देश के कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हैविंग अ न्यू आइडेंटिटी, वो अपनी एक अलग पहचान, एक नई पहचान बना रहे थे। जबकि द लैटर यानी आज के जो राइटर्स हैं वो अपनी इंडियननेस में ही रहकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नई पहचान नहीं बना रहे, वो अपनी इंडियननेस के ज़रिए ही अपनी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में बना रहे हैं। तो यहीं पर ये जो ऐसे है इसकी समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।